आज की क्लास में हम गॉस प्रमेय को समझेंगे, गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे। गॉस प्रमेय की वैल्यू हम निकाल के लाएंगे। गॉस प्रमेय से जो विद्युत फ्लक्स का मान है वह कितना है। तो गॉस प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, एक कोई बंद पृष्ठ होगा और वह बंद पृष्ठ कहाँ होगा, वह बंद पृष्ठ या तो वायु में हो सकता है या फिर निर्वात में हो सकता है। अब बंद पृष्ठ कैसा होगा, बंद पृष्ठ 3D आकृति का होगा, मीन्स या तो वह गोला हो सकता है, ठीक है, 3D आकृति समझ रहे हो ना, या तो गोला हो या तो बेलन हो या शंकु हो या घन हो, मतलब कोई भी बंद आकृति होनी चाहिए, पूरी तरह से आकृति बंद हो, मीन्स 3D आकृति हो। वह जब वह 3D आकृति है तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई ना कोई आवेश उपस्थित होगा, उसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, ये है इसका गणितीय मान गॉस प्रमेय का, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जहाँ पे आवेश कहाँ होता है, आवेश होता है अंदर की ओर, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर होता है, या इसको ऐसे इनक्लोज्ड लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ होता है, ये बंद पृष्ठ के अंदर होता है, इनक्लोज्ड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती है, इसके पहले हमने देखा था कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वह होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। ठीक है, ये गणितीय वैल्यू है, गणितीय सूत्र है ये, इसी से हम गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाइंड करते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हम निकालते हैं E डॉट dA से, जहाँ पे ये जो लूप है, बंद लूप है, ये क्या बतलाता है हमें, ये बतलाता है कि ये संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए है ना, संपूर्ण बंद पृष्ठ हेतु। ठीक है, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यदि हम E डॉट dA का इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं तो हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकलता है। तो इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को फाई ई इक्वल Q/ε0, जहाँ पे फाई ई क्या है, फाई ई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, और Q है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश बाई ε0। ठीक है, या तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और यदि इंटीग्रेशन हमें नहीं करना तो हम बता सकते हैं, यदि उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं, ठीक है, उन आवेशों को हम ऐड कर लें, यदि एक से ज़्यादा आवेश है तो, और उसको ε0 से भाग करा दें तो हमें गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाता है। लेकिन कब, जब पृष्ठ हमारा कैसा हो, क्लोज्ड सरफेस हो, बंद पृष्ठ हो और 3D आकृति में हो, तब। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई है ना। अब हम इसकी गणितीय विवेचना करते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक गॉसी पृष्ठ बनाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे गॉस ने कहा था कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब बंद पृष्ठ हमारा क्या हो सकता है, या तो गोला हो सकता है, या बेलन हो सकता है, या शंकु हो सकता है, या घन हो सकता है, कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है। तो बंद पृष्ठ का नाम, अब बंद पृष्ठ का नाम हम यहाँ पे जब गॉस लॉ लगाएंगे तो उस बंद पृष्ठ को हम गॉसी पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, उस बंद पृष्ठ को हम गॉसी पृष्ठ कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे हम गणितीय विवेचना इसकी करेंगे, गॉस लॉ की। तो इसके लिए क्या ले लेते हैं, एक बंद पृष्ठ। ठीक है, एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक गोला ले लेते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं, गोला। ठीक है, जहाँ पे बंद पृष्ठ में एक आवेश रखा हुआ है +Q। ठीक, जैसा कि हमने देखा गॉस प्रमेय में कि आवेश कहाँ होगा, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होगा। तो हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, बंद पृष्ठ में हमने क्या ले लिया, स्फीयर। ठीक है, जिसको हमने कहा गोला, स्फीयर को क्या कहते हैं, गोला। एक ऐसी आकृति है, ये है बंद आकृति, है ना, ये है बंद आकृति, बंद सतह किसमें है, 3D में है ये। ठीक है, त्रिविमीय आकृति है, बंद सतह है, अंदर गोला है। ठीक है, गोला है, गोले के अंदर आवेश Q रखा हुआ है। अब इस
इस गोले से गुजरने वाला हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, मीन्स फाई ई हमें फाइंड करना है कि इस गोले से होकर के गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना है। तो गॉस लॉ ने हमें क्या बताया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, गणितीय विधि से। तो यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर बनेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लिए, विद्युत क्षेत्र रेखा ई कहाँ जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं और ऋणावेश की ओर आती हैं। तो ये धनावेश धना क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर जाएंगी। ऐसे यहाँ पे भी हम एक फाइंड ड्रॉ कर लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसे यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, ये हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो पहले जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, क्या इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वीडियो में हमने देखा कि जब हमें घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना था, तो हम घन की 6 फलकें होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, तो उससे अलग अलग हमने निकाल लिया, ठीक। पहले सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दूसरे सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस तरह हमने 6 सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाला। और चूंकि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो हमने उसको सबको ऐड कर दिया और जोड़ करके हमको विद्युत फ्लक्स का मान पता चल गया। अब यहाँ पे सतह नहीं है, ठीक है, सतह नहीं है, यहाँ पे केवल हमें एक सरफेस दिया गया है, हमें केवल सतह दिया गया है गोले का, और इस संपूर्ण गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि गोला बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े गोले से हम ऐसे नहीं निकाल सकते विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो कि गणितीय विधि हमारी कहती है समाकलन विधि, हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण गोले को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अल्पांशों में हम इसको बांट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश है, ठीक, इस गोले का छोटा सा भाग, बिल्कुल गोले का बहुत छोटा सा भाग। अब चूंकि मान लेते हैं संपूर्ण गोला गोले का एक छोटा सा भाग है, ठीक, इस छोटे से क्षेत्रफल को हमने कह दिया डी ए, ठीक, एक छोटा सा क्षेत्रफल है गोले का, और ये गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो हमने छोटे से क्षेत्रफल को कहा डी ए। तो डी ए की दिशा किधर होगी बताओ, ये 3D सरफेस है ना, 3D आकृति है, तो 3D आकृति बंद आकृति में क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होता है। बंद पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है, तो लंबवत बाहर मीन्स डी ए की दिशा किधर हो जाएगी, इसी दिशा में, ठीक है, डी ए की दिशा किधर हो गई, इसी दिशा में। अब ई की दिशा भी उधर है, डी ए की दिशा भी उधर है, दोनों एक ही दिशा में है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या मान निकालना है, इस गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, इस गोले से ना होकर के हम पहले एक छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम छोटे से क्षेत्रफल, छोटे से पृष्ठ है ना, छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब छोटा सा पृष्ठ है, तो छोटे से पृष्ठ से छोटा सा पृष्ठ क्या है, छोटा सा पृष्ठ है डी ए, जिसका क्षेत्रफल है डी ए। तो छोटा सा पृष्ठ डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई होगा ना, छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई, ठीक है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स से, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, तो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई। अब हमें पता है कि जो फाई ई की वैल्यू है वह क्या है, ई डॉट ए, ठीक है। फाई ई की जो गणितीय फार्मूला है हमें विद्युत फ्लक्स निकालने का वह क्या है, ई डॉट ए, मीन्स वेक्टर ई और वेक्टर ए का अदिश गुणनफल। तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा ई डॉट डी ए, होएगा ना। छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डी ए, ठीक है। छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए। अब हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, हमें निकल के आता है वेक्टर हट जाता है और आता है क्या, कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है, जहाँ थीटा है किसके बीच का एंगल, वेक्टर ई
व वेक्टर ए के बीच का कोण, ठीक है, जहां पे थीटा वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है। थीटा क्या क्या बनाता है, थीटा कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर ए, वेक्टर ई और वेक्टर यहाँ पे डी ए है तो डी ए लिख लो, वेक्टर डी ए के बीच का कोण है। ठीक, अब देखो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण कितना है। ई वेक्टर उसी लाइन में उस दिशा में है जिस दिशा में डी ए है, जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी है, और ये दोनों क्या है आपस में समांतर हैं, एक ही रेखा पर है, तो बनने वाला कोण कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल कितना है 0 डिग्री। बनने वाला कोण कितना है दोनों के बीच, ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर है, तो यहाँ थीटा इक्वल 0 है। तो मान रख दो डी फाई ई इक्वल थीटा 0 रख दो, तो ई डी ए कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई ई इक्वल ई डी ए। ठीक है, ये क्या हो गया, डी फाई इक्वल ई डी ए, मीन्स छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, छोटे से पृष्ठ से या छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, डी फाई ई इक्वल ई डी ए। तो हमें क्या निकालना है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या संपूर्ण गोले से, ठीक है, तो छोटे से क्षेत्रफल से छोटे से पृष्ठ से हमने विद्युत फ्लक्स गुजार लिया, तो संपूर्ण गोले से हमने गोला लिया है, ठीक है, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण जब संपूर्ण गोले से विद्युत फ्लक्स गुजारेंगे तो क्या निकलेगा, फाई ई, ठीक है, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई, और फाई ई हमें कहाँ से मिलेगा, डी फाई ई के इंटीग्रेशन से, डी फाई ई के समाकलन से। तो डी फाई ई का हम क्या कर देंगे, समाकलन किसके लिए, संपूर्ण गोले के लिए, ठीक है, हम लूप लगा देंगे बंद आकृति, मीन्स संपूर्ण गोले के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान कितना है, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए। अब देखो ई जो है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो मान लेते हैं धन क्यू आवेश से ये r दूरी पर है, तो ये भी r दूरी पर, ये भी r दूरी पर है, क्योंकि ये सब त्रिज्या है, ठीक है, ये गोले के परिधि पर स्थित है कह सकते हैं, ठीक है, गोले के सतह पर हैं, गोले से मतलब ये जो क्षेत्रफल हैं ये धन क्यू आवेश से समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर है, तो इस बिंदु पर जितनी तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की उतनी तीव्रता इस बिंदु पर होगी, उतनी तीव्रता इस बिंदु पर होगी, उतनी ही तीव्रता ऐसे हर एक बिंदु पर होगी, ठीक है। तो मतलब ई क्या है, यहाँ पे ई क्या है, नियत है, ई हर जगह समान है ना, ई हर जगह समान है, ई का मान हर जगह समान है, क्योंकि धन क्यू से समान दूरी पर ई का मान हम देख रहे हैं आर दूरी पर, तो ई का मान सभी जगह एक समान है, तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और जब ई नियत हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाती है। तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगी, मतलब ई बाहर हो जाएगा किससे, इंटीग्रेशन से, बचेगा क्या, डी ए, ठीक है, बचेगा क्या, डी ए। तो फाई ई इक्वल लिखो, अब डी ए बचा, ठीक है ना, तो ई डॉट सॉरी इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग करते जाओ, ये डी ए, फिर यहाँ पे डी ए, फिर यहाँ पे डी ए, फिर ऐसे डी ए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डी ए ऐसे हमको मिलते जाएंगे ना। ये छोटे छोटे डी ए मिलकर क्या बना लेंगे, इस गोले का क्या बना लेंगे, एरिया बना लेंगे पूरा पूरा, है ना, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए और छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होगा, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग जो कि गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है, जो कि गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये डी ए से क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, डी ए का इंटीग्रेशन मीन्स ए, मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग, मीन्स बड़ा क्षेत्रफल, ठीक। अब कैसा क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल। तो मान रख दो ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू हमने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स ई का मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स ई की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर दूरी है, तो आर स्क्वायर इंटू
क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ए क्या है क्षेत्रफल किसका, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, मीन्स फाई ई इक्वल कितना निकला देख लो, फाई ई इक्वल कितना निकला, फाई ई इक्वल निकला कितना 1, ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या हो गया, यही है आपका गॉस प्रमेय। ठीक है, यही है गॉस प्रमेय, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को अपन लिखते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, ये इक्वल है ना। तो हम बार बार इंटीग्रल ई डॉट, ये हमने क्या निकाला, ई डॉट डी ए ही तो निकाला हमने। ठीक है, हमने ई डॉट डी ए ही तो निकाला। तो गॉस सर ने हमें क्या बताया कि यदि कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर कोई आवेश स्थित है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसको हम गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं, इसको हम बंद पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ। तो लिख लो, इसको हम बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। तो यदि कोई बंद पृष्ठ है मीन्स गॉसीय पृष्ठ है, वह 3D शेप में है, मीन्स गोला है, बेलन है, शंकु है, ठीक है ना, घन है, ऐसा कोई शेप है 3D आकृति का, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, शर्त इतनी है कि आवेश कहाँ होना चाहिए, उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होना चाहिए। ठीक है, यही है गॉस प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ बेसिक बातें बता दें, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये है क्या, टोटल क्लोज सरफेस से है ना, ये क्लोज्ड सरफेस से है, मतलब बंद सतह से पूरे बंद सतह के लिए है। ठीक है ना, पूरे बंद सतह के लिए है, मतलब पूरे बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ये इंटीग्रेशन हमने जब लूप लगा दिया ऐसे, तो पूरे बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाएगा फाई ई। ठीक, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और इससे जुड़ी जानकारी हम दे देते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लें। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस गॉसीय पृष्ठ में, ठीक है, ये जो गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ में गॉस ने जो लॉ दिया हमें, ठीक है, गॉस ने हमें क्या लॉ दिया, हमें गॉस ने बताया कि फाई ई जो विद्युत फ्लक्स होगा वह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसको आप डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, परिमाण हमें पता चल जाएगा, विद्युत फ्लक्स का परिमाण कितना है। ठीक है, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है तो हमें परिमाण ही निकलेगा इससे ना। ठीक, अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी आकृति को बढ़ाएं, ठीक है, यदि हम इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दें, 3 गुनी कर दें, या इसकी त्रिज्या आधी कर दें, तो क्या गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा या फिर बदल जाएगा। जरा आप सोचिए कि यदि त्रिज्या को 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या फिर त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो क्या गुजरने वाले, इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ, देख लो, जैसे मान लेते हैं ये गॉसीय पृष्ठ है, दूसरा गॉसीय पृष्ठ ये है, ठीक है, तीसरा गॉसीय पृष्ठ ये है। ठीक, इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या है 2r और इसकी त्रिज्या है 3r। ठीक, अब वैसे ही यहाँ पे धन Q आवेश रखा हुआ है, तो क्या इस r त्रिज्या वाले बंद पृष्ठ या गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2r त्रिज्या के बंद पृष्ठ या गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान या फिर 3r त्रिज्या के गोले या बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अलग अलग होगा क्या। हाँ, तो यहाँ पे आप रख के देख लो, ये फाई ई की वैल्यू है ना, यहाँ पे यदि हम 2r रखें, ठीक है, यहाँ पे यदि हम r की जगह पे क्या रखें, 2r रखें, तो यहाँ 2r रखना पड़ेगा, यहाँ भी 2r रखना पड़ेगा, तो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि 3r रखें तो यहाँ पे भी 3r आएगा, यहाँ पे भी 3r आएगा, तो 3r स्क्वायर से 3r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बचेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हर कंडीशन पे
है ना, हर कंडीशन पे क्या होगा, फाई ई की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। मीन्स इस गॉस लॉ का साइज से कोई लेना देना नहीं, है ना। साइज या बड़ा हो, त्रिज्या यदि 2 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए या फिर आधी कर दी जाए, गॉस लॉ का इस बंद पृष्ठ के साइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ की, है ना। तो गॉस पृष्ठ का तो गॉस लॉ का पहला जो गॉस लॉ है ना, गॉस नियम का या गॉस प्रमेय का, गॉस नियम का, ठीक है, पृष्ठ के साइज से, साइज मीन्स आकार, ठीक है, पृष्ठ के साइज से कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं ना, साइज से कोई मतलब नहीं, त्रिज्या चाहे r रखो, चाहे 2r रखो, चाहे 3r रखो, कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, शेप से देख लो, यदि शेप अलग अलग है, शेप अलग अलग मीन्स यदि हम एक घन बना लें, ठीक, एक हमने क्यूब बना लिया घन, ठीक, यहाँ पे हमने रख दिया आवेश, एक चार्ज क्यू, ठीक, फिर हमने बना लिया बेलन, हो गया बेलन, इसके अंदर हमने चार्ज रख दिया क्यू, फिर हमने बना लिया एक शंकु, ठीक है, कोन, यहाँ पे हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक, आप गोले का तो देख ही चुके हो, यहाँ पे रख दिया हमने प्लस क्यू चार्ज। तो बताओ इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान अलग अलग होगा या फिर वही होगा? क्या होगा बताओ? ये शेप क्या है, अलग अलग है ना। यदि शेप अलग अलग हो, यदि आकृति अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, या फिर गॉस सर ने हमें क्या बताया कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बंद पृष्ठ किस साइज का होना चाहिए या किस शेप का होना चाहिए, है ना। केवल बंद पृष्ठ होना चाहिए, या वह गोला हो, या वह घन हो, या वह बेलन हो, या वह शंकु हो, या वह गोला हो, कुछ भी हो। शर्त क्या है, कितनी? शर्त केवल इतनी है कि पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए और आवेश उस पृष्ठ के अंदर स्थित होना चाहिए। तो यदि आकृति अलग अलग हो तब भी गॉस प्रमेय का, तब भी गॉस लॉ का इससे कोई मतलब नहीं, है ना, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। जब आकृति अलग अलग हो तब भी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ आकृति कैसी होनी चाहिए, 3D आकृति होनी चाहिए और क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, बंद सतह होना चाहिए, और बंद सतह होना चाहिए और आवेश उसके अंदर स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हुई। अब देखते हैं कि यदि आवेश को कहाँ रख दिया जाए, इस बंद पृष्ठ के बाहर रख दिया जाए, जो कि हमने विद्युत फ्लक्स में पढ़ भी चुका है, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका थोड़ा सा बैक करके। तो अब यदि क्या किया जाए, यदि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित कर दिया जाए किसको, चार्ज को, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक बंद पृष्ठ बना लिया, बंद पृष्ठ हम कैसा भी बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने रख दिया आवेश प्लस क्यू चार्ज, ठीक, यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो बताओ क्या ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है क्या, कोई आवेश, तो क्या इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा? क्या इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा? होगा ना? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आवेश कहाँ है, अब आवेश इस पृष्ठ के बाहर स्थित है। यदि आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित होता तभी गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। अब आवेश कहाँ है, इस पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। कैसे? यहाँ पे जो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होगा वह होगा ज़ीरो, ठीक। कैसे? चलो इसके लिए प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक विद्युत फ्लक्स ऐसे गुजर रहा, ठीक, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। 2-3 देख लेते हैं, एक ऐसे जा रही और एक ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कैसा है, ये क्लोज सरफेस है ना,
ये बिल्कुल क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस में जो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देख लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देख लेते हैं, डी ए एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया देखा, क्षेत्रफल, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल देखा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, वह किधर होगी? लंबवत बाहर की ओर। तो ऐसे हो जाएगी क्षेत्रफल की दिशा, लंबवत बाहर की ओर। और यहाँ पर भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर, ऐसे, ठीक है। इधर लंबवत बाहर की ओर, अंदर की ओर तो होगा नहीं, क्योंकि 3D शेप में क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर ही कंसीडर करते हैं, अंदर की ओर नहीं। तो इधर हो गई क्षेत्रफल की दिशा, इसमें इधर हो गई क्षेत्रफल की दिशा। यहाँ पे देखें तो ई इधर है, डी ए इधर है। तो ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला एंगल कितना है? एरिया, ठीक है। ये एरिया हो गया और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना? 180 डिग्री का। दिख रहा ना, ई इधर जा रहा, ए इधर है, ई इधर है, डी ए इधर है। तो बनने वाला एंगल कितना है? 180 का, ठीक है। तो यहाँ से देख लें तो इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको यहाँ से गुजरने वाले फिर विद्युत फ्लक्स हम φ1 कहें तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस कितना बना रहा है यहाँ पे? 180, ठीक है। ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ई डी ए, ठीक। अब यहाँ से देखें गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ2 क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस, यहाँ पे कितना बनाएगा कॉस? अब ई और डी ए की दिशा एक ही ओर है, एक ही रेखा में है, तो बनने वाला कोण कितना होगा? 0 डिग्री। एक ही रेखा पर जब बनाएंगे, ई भी उसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी उसी रेखा पर, उसी दिशा में, तो बनने वाला कोण, इन दोनों के बीच अब कोण ही नहीं बन रहा, दोनों एक ही रेखा पर है, तो बनने वाला कोण कितना है? 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, तो मतलब ई डी ए। तो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पे देखें तो φ इक्वल क्या होगा? φ1 प्लस φ2। φ1 कितना? माइनस ई डी ए, φ2 कितना? प्लस ई डी ए, माइनस ई डी ए प्लस ई डी ए। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आ गया? 0, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ इन दोनों जगहों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0, इन दोनों, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर आ रही है पृष्ठ के और यहाँ से बाहर जा रही है, ठीक। तो अंदर आते समय और बाहर जाते समय जो विद्युत फ्लक्स का मान है वह 0 हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक क्या है, एक अंदर इंटर करते समय जब विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर आ रही है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसके अपोजिट है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। और जब विद्युत क्षेत्र रेखा इस बंद पृष्ठ से बाहर जा रही है तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे में, इसलिए यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है? 0, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये देखें, हम फिर से एक बंद लूप बना लें। इसके अंदर आवेश है, मान लेते हैं +Q1, है ना। दूसरा आवेश है Q2 और एक आवेश हमने रख दिया बाहर Q3, ठीक है। तो अब बताओ, अब क्या इससे होकर के विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी? हाँ, गुजरेंगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे φ कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कौन कौन से हैं? Q1 प्लस Q2, 2 आवेश है ना। तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई ε0, दोनों को ऐड करके ε0 से भाग करा देंगे तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखें तो देखो, यहाँ पे 3 आवेश है ना। एक आवेश Q1, Q2 जो कि 2 पृष्ठ के तो अंदर स्थित हैं और एक तीसरा आवेश Q3 जो कि पृष्ठ के बाहर है। तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी ना। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा बनी ये ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है वह Q1 के कारण बन रही है या Q2 के कारण बन रही है या फिर Q3 के कारण बन रही है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 आवेश हैं। तो इन तीनों आवेशों में से किस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है? और यहाँ पे हम यदि एक छोटा सा अल्पांश माने, ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल माने तो क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत बाहर की ओर होगा डी, ठीक है। ये भी लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है, वह 3 आवेशों में से किस आवेश के कारण बन रही है ना। तो ऐसा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब जनरेट होता है, जब कुछ आवेश या 1 से अधिक आवेश उस पृष्ठ के अंदर स्थित हों या कोई आवेश बाहर भी हो,
तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही होती है तो इन जितने भी आवेश होते हैं सभी आवेशों का परिणामी होता है, सभी आवेशों के संयुक्त प्रभाव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। सभी आवेशों के मिलने से या सभी आवेशों के संयुक्त प्रभाव से विद्युत क्षेत्र रेखा हमें नज़र आती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जो बनेगी वह इन तीनों आवेशों का संयुक्त प्रभाव होगा, तीनों आवेशों का संयुक्त प्रभाव होगा, ना कि किन्हीं एक आवेश का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, है ना, या तो फिर इंटीग्रल कर लेंगे क्या, ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो फाई ई क्या है, फाई ई क्या है, इस बंद लूप से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। और यहाँ पे जो ई वेक्टर है ना, यहाँ पे जो ई वेक्टर बन रहा है इन अलग अलग आवेशों के कारण। ठीक है, जो ई वेक्टर बन रहा है वह क्या है, सभी आवेशों के संयुक्त प्रभाव का परिणामी विद्युत क्षेत्र है ये, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर को, या इस ई वेक्टर को लिख सकते हैं सभी आवेशों के संयुक्त प्रभाव का परिणामी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सभी आवेशों के संयुक्त प्रभाव का परिणामी विद्युत क्षेत्र। आवेश चाहे पृष्ठ के अंदर हो, आवेश चाहे अंदर या बाहर हो, आवेश चाहे पृष्ठ के अंदर हो या पृष्ठ के बाहर हो। ठीक है, तो ये था गॉस प्रमेय और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमने देखी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको गॉस थ्योरम समझ में आया होगा। धन्यवाद।